हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। 3 वीडियो हैं पिछली। अगर आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए उनको, तब हम लोग इसको डिस्कस जो कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था महालवाड़ी तक, मतलब कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इन सब का डिस्कशन किया था यहाँ तक। और हम लोगों ने डिस्कशन जो स्टार्ट किया था वो किया था हम लोगों ने भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से, भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों से। और उससे पहले हम लोगों ने जो है द्वैत शासन भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि प्रशासनिक संगठन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वहीं से आज हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, किन किन पेपर्स के लिए पढ़नी है। ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, ठीक है, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, बस ये है कि आपको कंटिन्यूसली वीडियो देखनी है। ठीक, जितनी वीडियो पिछली बनाई हैं और वो पूरी देखनी है, और जो आगे बनाऊंगा वो भी देखनी है। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन जो है सीएपीएफ वाला यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ है सुपर टेट। ठीक है, सुपर टेट ये यूपी का एक एग्ज़ाम है। ठीक है, यूपी का एग्ज़ाम है, ये टीचर्स का है। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स का एग्ज़ाम है। तो उसमें 10 नंबर की हिस्ट्री आती है। ठीक है, अभी तो नहीं पता कब होगा सुपर टेट, लेकिन जब भी होगा तो उसमें 10 नंबर की हिस्ट्री आती है। तो अगर आप अभी से तैयार रखेंगे तो आपका जो है उस समय हिस्ट्री का टेंशन नहीं रहेगा, जिस समय अगर सुपर टेट आ जाएगा। क्योंकि सुपर टेट काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है टीचर्स के लिए, काफ़ी वैकेंसी आती हैं और चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, और तीसरा है, चौथा है यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में आप कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें हिस्ट्री आती है। ठीक है, तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपका कवर हो जाएगा। फिर तीसरा 5वां एग्ज़ाम है टेट का। ठीक है, टेट, मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूँ या मेनली यूपी टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है 1 से 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन या 1 से 2 नंबर मान लें। ठीक है, तो इतने का आता है। तो अगर आप हिस्ट्री यूपी ट्रिपल एस सी सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका जो है कवर हो जाएगा टेट भी उसी में। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है, प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति से। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने महालवाड़ी तक डिस्कशन किया था। ठीक है, महालवाड़ी तक डिस्कशन किया था। तो अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, महालवाड़ी तक आपका कवर हो जाएगा। अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। ठीक है, अब देखिए, भारत ने ब्रिटिश प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना ताकि ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। तो भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन था उसका मुख्य एम क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। क्योंकि कानून व्यवस्था अगर बनी रहेगी तो ब्रिटिश शासन है वो ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिक पाएगा। ठीक है, तो वो प्रशासनिक संगठन पर, मतलब कि प्रशासन पर, प्रशासन की जो कानून व्यवस्था थी उसको मजबूत करना चाह रहे थे। ठीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको मजबूत करना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने कुछ जो है बदलाव करने के लिए सोचा, जिसमें से पहला काम उन लोगों ने किया नागरिक सेवा। ठीक है, जिसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, नागरिक सेवा जिसको सिविल सर्विसेज बोलते हैं। नागरिक सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। ठीक है, नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था, कॉर्नवालिस। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, और नोट्स में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है इतना आप लिख लेंगे तो आपका पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था, कॉर्नवालिस। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए
कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। ठीक है, तो पहले क्या थे, जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। तो उसने सोचा कि भ्रष्टाचार कम करने, भ्रष्टाचार में करते क्या थे, भ्रष्टाचार में अवैध ढंग से वो लोग पैसे की उगाही करते थे। तो उसने सोचा है क्यों ना हम इन लोगों की पेमेंट बढ़ा दें, तो शायद भ्रष्टाचार कम हो जाए। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने इन लोगों का जो है वेतन बढ़ा दिया तथा नागरिक सेवा में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ कि जो है पदोन्नति, अगर प्रमोशन चाहिए तो वरिष्ठता जो है उसका आधार होगी। ठीक है, इसको सीनियरिटी बोलते हैं। ठीक है, सीनियरिटी मतलब कि जो सीनियर है उसका प्रमोशन पहले होगा। ठीक है, जो सीनियर है उसका प्रमोशन पहले है, जो जूनियर है उसका प्रमोशन बाद में होगा। किसी जाति के आधार पर, किसी मतलब कि स्टेटस के आधार पर प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है, लोक सेवा का कॉर्नवालिस ने यूरोपीयकरण पूरा कर दिया। मतलब कि जो कॉर्नवालिस था उसने जो सिविल सर्विसेज था उसका पूरी तरह से यूरोपीयकरण, मतलब कि जिस तरह से यूरोप में सिविल सर्विसेज चल रही थी उसी तरह उसने इंडिया में सिविल सर्विसेज को एकदम बना दिया था। इसलिए उसे कह रहे हैं यूरोपीयकरण। ठीक है, वेलेजली 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में जो है विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो जो लॉर्ड वेलेजली था उसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के लिए, मतलब कि जितने भी युवा थे सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज ध्यान रखना, फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए, कंपनी के निदेशकों ने आगे चलकर 1806 में कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज का को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो पहले तो जो वेलेजली था उसने 1800 में क्या किया कि मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की इंडिया में ही। लेकिन कंपनी के जो निदेशक थे, मतलब डायरेक्टर थे, उन लोगों ने क्या किया कि 1806 में कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की और यहीं से प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। ठीक है, कहाँ से, इंग्लैंड से ही, हैलीबरी कॉलेज से जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मतलब कि इंग्लैंड से लोग ट्रेनिंग लेकर इंडिया में सर्विसेज करने आते थे। ठीक है, ट्रेनिंग कहाँ होती थी, इंग्लैंड में, और सर्विसेज कहाँ ज्वाइन करते थे, इंडिया में आके करते थे। ठीक है, इस तरह के सिविल सर्विसेज थे। पहले जो कॉलेज था फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कलकत्ता में था। तो क्या था कि जो भी यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनना चाहता था वो फोर्ट विलियम कॉलेज में एडमिशन लेकर के यहाँ से सिविल सर्वेंट बनता था। लेकिन इन लोगों ने, डायरेक्टर्स ने क्या किया, 1806 में कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज का स्थापना की और यहीं से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अच्छा, पहले वाला कॉलेज इसलिए लोग बोलते हैं कि अच्छा था फोर्ट विलियम, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट थे उनको इंडिया में काम करना था, वो इंडिया में आके ट्रेनिंग लेते थे तो यहाँ के माहौल को समझते थे। ठीक है, फिर जब हैलीबरी में इसके कॉलेज चला गया तो वहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के आ रहा था वो यूरोप से आ रहा था। ठीक है, अब यूरोप के कल्चर में वो पला बड़ा था। ठीक है, यूरोप के कल्चर में ट्रेनिंग ली थी, तो जब वो इंडिया में आते थे तो एक तरह माना जाता था कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग है वो पूरा हुई तो इंडिया के लिए है लेकिन हुई यूरोप में है ना, काम उनको इंडिया में करना है। तो पहले जो कलकत्ता में कॉलेज था वो ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि काम भी यहीं करना है और ट्रेनिंग भी यहीं हो रही है इंडिया में ही, इसलिए। ठीक है, 1833 के चार्टर ने लोक सेवकों के यूरोपीय होने की अर्हता को समाप्त कर दिया। तो 1833 का जो चार्टर आया, ठीक है, 1833 का जो चार्टर आया उसने इस चीज़ की जो मतलब कि एक कंपलसरी चीज़ थी कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको आपका यूरोपीय होना अनिवार्य है। उन्होंने 1800 चार्टर के में क्या किया, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोपीय हों, मतलब कि आप ब्रिटिश हों या फिर यूरोप से आते हों, इंडियंस भी यूज़, मतलब उसमें अब उनके लिए एक तरह से रास्ता खुल रहा था। ठीक है, 1853 के चार्टर से प्रतियोगी परीक्षा से नियुक्ति शुरू हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1853 के जो चार्टर आया, 1833 के चार्टर में पहले तो लोक सेवकों के लिए यूरोपीय होने की अर्हता को समाप्त कर दिया गया। फिर 1853 के चार्टर में कंपटीशन होने लगा, मतलब एग्ज़ाम होने लगा और उससे जो है
सिलेक्शन होने लगा। पहले क्या था, हैलीबेरी में केवल ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, फिर वो डायरेक्टर्स के ऊपर था कि आपको सिविल सर्वेंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर 1860, 1866 और 1878 में सिविल सेवा की आयु जो है 22, 21 और 19 वर्ष क्रमशः थी। मतलब कि 1806 में 22 वर्ष थी, 1866 में 21 वर्ष और 1878 में 19 वर्ष, ठीक है। बाद में 19 वर्ष वाली जो आयु थी उसको हटा दिया गया, मतलब कि 19 वर्ष की सीमा बाद में हटा दी गई, ठीक है। 1919 का जो एक्ट था उससे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो है इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह करवाने की सिफारिश की गई थी। मतलब कि जो 1919 का जो कानून था, ठीक है, उसको उसमें एक सिफारिश थी। क्या सिफारिश थी कि जो सीएससी का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसको इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह कंडक्ट कराया जाए, ठीक है, एक सिफारिश थी, ठीक है। फिर 1935 का एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलिटी में अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है संविधान वाली वीडियो में, आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने 1935 एक्ट पढ़ाया गया है। वहाँ पे जो संघीय लोक सेवा आयोग है, आज का यूपीएससी, ठीक है, तब संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है, 1935 में ही, ठीक है। तो ध्यान रखना कि संघीय लोक सेवा आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किस एक्ट में की गई है, इस्टेब्लिशमेंट की बात, गठन की बात, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात करी गई है, ठीक है। फिर जो है कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस संहिता के बारे में ध्यान रखना कि जो कॉर्नवालिस संहिता थी वो क्या था, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। ये यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि कॉर्नवालिस संहिता किस पर बेस्ड थी, तो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। पृथक्करण मतलब जैसे कि इसमें उसने क्या किया कि कर और न्याय प्रशासन को, ठीक है, कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। मतलब कि जो टैक्स था और जो न्याय प्रशासन था उसको अलग कर दिया। उसने कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली, ठीक है, उसने क्या की, कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली तथा जिला न्यायाधीश को न्यायिक और फौजदारी कार्य दे दिए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, कलेक्टर की न्यायिक शक्तियाँ ले ली, ठीक है, न्यायिक और फौजदारी दो पावर उसने कलेक्टर से ले ली। पहले जो कलेक्टर होते थे उनके पास न्यायिक शक्ति भी होती थी और फौजदारी शक्ति भी होती थी तथा जिला न्यायाधीश को न्यायिक और फौजदारी कार्य दे दिए। मतलब कि न्यायिक और फौजदारी कार्य जो है वो कलेक्टर से ले करके किसको दे दिया, न्यायाधीश को, ठीक है। दो पावर ली है, ठीक है, दो पावर ली है कलेक्टर से। पहले कलेक्टर एक तरह से जज का भी काम करते थे, लेकिन बाद में क्या किया, न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले करके किसको दे दिया, जिला न्यायाधीश को, ठीक है। तो एक तरह से जो पावर थी वो कलेक्टर के पास से कम हो गई। अब जो पावर थी वो किसके पास चली गई, वो जिला न्यायाधीश के पास चली गई, न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सिविल सर्विसेज में, ठीक है, सिविल सर्विसेज में इतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज में इतना ही डिस्कशन करेंगे। अब उसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग डिस्कशन करेंगे पुलिस सर्विस का, ठीक है, ये है सिविल सर्विसेज। अब अगला जो डिस्कशन करेंगे वो पुलिस सर्विसेज का है, ठीक है। तो आप इतना तैयार कर लीजिए पूरा सिविल सर्विसेज वाला, ठीक है, इतना पूरा तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो है एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स ज़रूरी है, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पुलिस सेवा पर, ठीक है। अब देखिए पुलिस सेवा की स्थापना जो है कॉर्नवालिस ने की, ठीक है, पुलिस सेवा की स्थापना किसने की, कॉर्नवालिस ने। एक नंबर का क्वेश्चन जो है यहीं से बन जाएगा कि पुलिस सेवा की स्थापना किसने की, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर नियमित पुलिस दल का गठन किया। पहले जो पुलिस के पावर थी वो किसके पास थी, जमींदारों के पास, लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया, जमींदारों से वो पावर ले ली और एक नियमित पुलिस दल का गठन किया। मतलब कि एक तरह से जैसे आज देखा होगा वर्दी में पुलिस वाले होते हैं, उस तरह की एक पूरी पुलिस फोर्स तैयार करी,
ठीक है। पहले जो पुलिस की पावर थी वो ज़मींदारों के पास थी, मतलब कि अगर किसी को सज़ा देना है, किसी को दंड देना है तो वो ज़मींदार कर सकता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने कहा कि अब ये पावर जो है ज़मींदारों से लेकर के एक पूरी एक तरह से वर्दीधारी पुलिस होगी जो इस काम को करेगी, ठीक है। ज़मींदारों के पास से पावर ले ली गई, ठीक है। थाने को आधुनिक रूप देकर प्रत्येक थाने में दरोगा की नियुक्ति की गई जो भारतीय होता था, ठीक है। तो थाने का जो है आधुनिकीकरण किया गया और प्रत्येक थाने में दरोगा की नियुक्ति की गई, ठीक है। आधुनिकीकरण का मतलब से वहाँ से है कि जैसे यूरोप में थाने होते थे उसी तरह के थाने अब इंडिया में भी बनने लगे थे। और जो थानेदार होता था या फिर जो दरोगा होता था वो कौन होता था, भारतीय, ठीक है, वो इंडियन होता था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कि कॉर्नवालिस ने जो है आधुनिक थानों का स्थापना करी और उसमें दरोगा की नियुक्ति जो है भारतीयों की करता था, तो स्टेटमेंट सही है या गलत, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना कि भारतीय होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है, भारतीय होते थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछते हैं स्टेटमेंट 2 दे करके ना, तो वहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह के दे सकते हैं। प्रत्येक ज़िले में जिला सुपरिटेंडेंट का पद सृजित किया गया पूरे, और सुपरिटेंडेंट जो सुपरिटेंडेंट था ना, जो वो पूरे ज़िले की पुलिस व्यवस्था का प्रधान था। मतलब प्रत्येक ज़िले में जिला सुपरिटेंडेंट का पद सृजित किया गया और जो सुपरिटेंडेंट था वो ज़िले की पुलिस व्यवस्था का प्रधान था, जैसे कि आज के एसपी होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक ज़िले में जिला सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और जो सुपरिटेंडेंट था वो पूरे ज़िले की पुलिस व्यवस्था का प्रधान था, जैसे कि आज एसपी होते हैं ना, पूरे ज़िले के होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के तब के ज़माने के एक तरह से एसपी थे, ठीक है। ग्राम स्तर पर पुलिस की जिम्मेदारी चौकीदार की थी और चौकीदार का जो भरण पोषण था वो गांव वालों की जिम्मेदारी थी। तो ग्राम स्तर पर अगर पुलिस की बात करी जाए तो कौन देखता था, चौकीदार थे, ठीक है, ये भी वर्दी में होते थे। और उनके जो भरण पोषण की जिम्मेदारी थी वो गांव वाले थे, मतलब कि अगर उनको किसी सामान की ज़रूरत होगी, खाने पीने की, अनाज की, रहने की, ये सारी व्यवस्था गांव के लोग करेंगे, ठीक है। देखिए अब जो है इसमें पुलिस सर्विसेज में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है न्यायिक सेवा, ठीक है, न्यायिक सेवा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक, जो हम लोगों ने एक तरह से पहले सिविल सर्विसेज डिस्कस किया, ठीक है, फिर पुलिस सर्विसेज, अब जो है न्यायिक सेवा, ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। अब देखो न्यायिक सेवा के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति की शुरुआत हुई, ठीक है। न्यायिक सेवा के क्षेत्र में नवीन पद्धति की शुरुआत हुई। दीवानी और फौजदारी कचहरियों को एक श्रेणीबद्ध संगठन का निर्माण किया गया। मतलब कि न्याय के क्षेत्र में एक नवीन पद्धति की शुरुआत की, मतलब एक नया मॉडल अपनाया गया और इसके तहत दीवानी एवं फौजदारी कचहरियों के एक श्रेणीबद्ध संगठन का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर नवीन न्यायिक प्रणाली की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि नवीन न्यायिक प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया, मतलब कि जो नवीन न्यायिक प्रणाली थी उसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद जो कॉर्नवालिस था उसने इसको और सुदृढ़ आधार जो है प्रदान किया, ठीक है। हेस्टिंग्स ने प्रत्येक ज़िले में फौजदारी अदालत स्थापित की, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की, फिर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। फिर कॉर्नवालिस द्वारा प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी अदालत का गठन किया गया। जो कॉर्नवालिस था उसके द्वारा प्रत्येक ज़िले में, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना प्रत्येक ज़िले, ये सब ध्यान रखना प्रत्येक ज़िले में एक दीवानी अदालत का गठन किया गया जिसका प्रमुख जिला जज होता था। जिला जज की नियुक्ति नागरिक सेवाओं के जरिए होती थी। तो जो जिला जज था उसकी नियुक्ति सिविल सर्विसेज के माध्यम से होती थी। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं यूपीपीसीएस में कि जो जिला जज होते थे उनकी नियुक्ति सिविल सर्विसेज के माध्यम से होती थी। तो ये स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है। आज नहीं होती है
तो आज के हिसाब से मत सोचना कि आज तो सिविल सर्विसेज की अलग एग्ज़ाम होता है, जुडिशल सर्विसेज का अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन तब एक ही एग्ज़ाम होता था, मतलब कि सिविल सर्विसेज का, उसी में जो है जिला जज जो होते थे उनकी नियुक्ति होती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसने दीवानी जज या कलेक्टर के पद को पृथक कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, दीवानी जज और जो कलेक्टर था, कलेक्टर के पद को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दीवानी अपील हेतु निर्मित 4 प्रांतीय अदालतों में की जा सकती थी, ठीक है। तो जिला अदालत का जो अगर डिसीज़न आया है, ठीक है, जिला अदालत ने कोई डिसीज़न दिया है, अगर वो डिसीज़न आपको मंजूर, मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है या आप उसमें उससे सहमत नहीं है, तो आप जो है जो 4 प्रांतीय अदालतों में, मतलब कि कोर्ट थे, उसमें जा कर के अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है दीवानी मामलों से संबंधित आखिरी अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी। दीवानी मामलों से संबंधित अगर अपील है, ठीक है, दीवानी मामलों से अगर संबंधित अपील है, तो जो आखिरी अपील है वो कहाँ हो सकती थी, सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी, ठीक है। फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीज़नों में बांटा, ठीक है। तो फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए जो कॉर्नवालिस था, उसने बंगाल प्रेसिडेंसी को कितने डिवीज़न में बांटा, 4 डिवीज़न में। हर डिवीज़न में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना की, ठीक है, हर डिवीज़न में एक क्षेत्रीय न्यायालय की स्थापना की। 1831 में विलियम बेंटिंक ने क्षेत्रीय न्यायालय एवं प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। जो कार्य था जिला जज एवं कलेक्टर को सौंप दिया गया, ठीक है। 1831 में विलियम बेंटिक ने क्षेत्रीय न्यायालयों एवं प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर इनके कार्यों को जिला जजों एवं जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर सदर दीवानी अदालत, ठीक है, सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत के स्थान पर कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। उच्च न्यायालय इसको बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होता है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय लिखा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अगर कहीं उच्च न्यायालय लिखा है तो हाई कोर्ट है, कन्फ्यूज मत होना। 1833 का चार्टर कानून बनाने के सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए, ठीक है। 1833 के चार्टर कानून के तहत कानून बनाने के जो सारे अधिकार थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1833 का जो चार्टर था, उस चार्टर ने, ठीक है, जो चार्टर एक्ट था, उसने कानून बनाने के सारे अधिकार, ठीक है, किसको दे दिए, गवर्नर जनरल को। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, गवर्नर जनरल, डायरेक्टर, ठीक है, या फिर कलेक्टर, इस तरह दे देंगे। कंफ्यूज करने के लिए तो फिर कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं ना, या इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन आ जाता है। 1833 के चार्टर में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की नियुक्ति की गई। विधि आयोग की नियुक्ति क्यों, कि भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था, ठीक है। विधि आयोग की नियुक्ति जो है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। और विधि आयोग क्यों बनाया गया था, जो भारतीय कानून थे, ठीक है, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए जो है विधि आयोग की नियुक्ति की गई। और इस तरह विधि आयोग के प्रयास से पूरे भारत को न्यायिक रूप से सूत्रबद्ध किया जा सकता था। मतलब कि अगर विधि आयोग बन गया तो इसके माध्यम से पूरे भारत को न्यायिक रूप से, मतलब एक ही एक तरह से कानून होगा और वो पूरे इंडिया के जज उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि, है ना, हर जगह जो है जजों के माध्यम से उस कानून को लागू कराया जाएगा, ठीक है। मतलब जब कभी केस फंसेगा तो वो उस चीज़ को एक ही तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश शासन प्रणाली कानून के समक्ष, यहाँ कर लेना, कानून के समक्ष
समानता की अवधारणा पर आधारित थी। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी वो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा पर आधारित थी। न्याय की यह प्रणाली सिर्फ भारतवंशियों पर ही निष्पक्ष रूप से लागू होती थी। अगर कोई इंडियन है तो उसी पर ये जो है ना समानता की अवधारणा थी यही लागू होती थी। किस पे? भारतीयों पर। अगर कोई यूरोपीय है, ठीक है, गोरी चमड़ी वाला है, तो उस पर अलग तरह के कानून लगते थे। ठीक है, वो जो कानून थे कुल मिलाकर के ये इंडियंस के लिए बनाए गए थे। यूरोप वासियों एवं उनके वंशजों के लिए अलग अदालतों की स्थापना की गई है। देख लो, समानता की बात कर रहे हैं ऊपर, लेकिन अगर कोई यूरोपीय है और उनके या फिर यूरोपियों के वंशज हैं तो उनके लिए अलग अदालत की स्थापना की गई थी। इनके मामलों की सुनवाई सिर्फ यूरोपीय जज ही कर सकते थे। ठीक है, अगर कोई यूरोपीय है, उसने कोई अपराध कर दिया है तो उसके लिए अदालत भी अलग है, उसके लिए जज भी अलग है। लेकिन अगर कोई भारतीय है तो उसकी जो है सुनवाई कोई भी कर सकता है। भारतीय जज अगर है वो भी कर सकता है, या फिर ब्रिटिश सरकार का कोई आदमी है तो वो भी, सरकार का आदमी मतलब ब्रिटिश सरकार का कोई जज है तो वो भी कर सकता था। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो हम लोगों ने आज किया, हम लोगों ने पूरा प्रशासनिक संगठन तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। मतलब कि इसमें तीन ही जो है एक तरह से पिलर थे उस समय प्रशासनिक संगठन में, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीन मेन चीज़ें थी जो है प्रशासन की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की तीन चीज़ें थी। और इसके बाद जो है हम लोग का जो टॉपिक है सामाजिक, ये एक तरह से हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस किया आज। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट बचा है। ठीक है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है सिविल सर्विसेज पूरा डिस्कस किया। ठीक है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैं एक बार पूरा ऐसे कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप एक काम कर सकते हो कि आप 8th क्लास की NCERT, ठीक है, 8th क्लास की जो NCERT है हिस्ट्री की, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो आपका जो है हिस्ट्री बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस सुपर टेट वगैरह तैयारी करें तो यही इतना कर लीजिए जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसका नोट्स बना लीजिए। और अगर आपके पास टाइम हो, ठीक है ना, टाइम हो तो 8th क्लास की NCERT पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी NCERT है। ठीक है ना, समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो देखने के बाद आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो शायद बाउंस हो, एकदम पल्ले ही ना पड़े कि क्या है क्योंकि NCERT एकदम स्टोरी के फॉर्म में लिखी गई है। उसमें आप फैक्ट निकाल लो तो बड़ी बात है। मतलब उसमें फैक्ट दिया होगा लेकिन पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि बीच में फैक्ट दिया है। सन वन ढूंढ के भले निकाल लो, और उसमें फैक्ट जो है निकालना काफ़ी कठिन काम है। तो NCERT अपने आप में एक कठिन किताबें हैं। तो आप वीडियो देखने के बाद अगर NCERT पढ़ोगे तो पूरी समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है, आपका पूरा हिस्ट्री अभी तक जो है कवर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और पॉलिटी की वीडियो पढ़ी है। ठीक है, अगर आप CTET या फिर UPTET की तैयारी कर रहे हैं तो CTET की वीडियो पढ़ी है, UPTET की वीडियो पढ़ी है। ठीक है, और CTET के जो भी प्रीवियस ईयर हैं उसका डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अगर आप CTET के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी UPSC CAPF या फिर UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हिस्ट्री पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।